तफसीलात ली जा रही हैं ताकि उन तफसीलात और उस डेटा की बुनियाद पे फिर एहसास के तमाम प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में फ़ैसला साजी हो। तो ये सर्वे बहुत ही अहमियत का हामिल है। पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे इस वक्त 72% मुकम्मल हो गया है और आई बेग योर पार्डन, पूरे मुल्क में ये इस वक्त 65% मुकम्मल हो गया है और मर्दान में ये 72% मुकम्मल हो गया और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ये 45% पाए तकमील को पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने अभी कहा, इस सर्वे की बुनियाद पे वो तमाम फ़ैसले हम करते हैं जो एहसास से मुतल्लिक होते हैं, यानी कि एहसास किफ़ालत के जो वजीफ़े होते हैं वो किन को देने हैं, एहसास स्कॉलरशिप के मुतालिक फ़ैसले जो होते हैं इस सर्वे से की बुनियाद पे किए जाते हैं, वसीला तालीम की जो प्राइमरी बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं वो भी इस सर्वे से मुंसलिक हैं, एहसास आमदन, एहसास बिला सूद कर्ज़ा, एहसास नशोनुमा से तमाम फ़ैसले जो होते हैं वो इस सर्वे की बुनियाद पे किए जाते हैं। तो ये सर्वे हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और सिर्फ वफाकी हुकूमत के फ़ैसले ही नहीं जो कि एहसास के दायरा कार के अंदर होते हैं, बल्कि सूबे भी सूबों का भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जो प्रोग्रामों का इन्हिसार होता है वो इसी सर्वे पे होता है। तो हमारे लिए दोबारा मैं कहूँगी कि इस सर्वे को जल्द मुकम्मल करना, शफाफियत से एक मुनज़्ज़म अंदाज से मुकम्मल करना, जल्द करना हमारे लिए बहुत ही अहम है और उस पर बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी कहा, पूरे मुल्क में 65% ये सर्वे पाए तकमील को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि जून के आखिर में ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। इस सर्वे की कुछ ख़ास ख़ुसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये कि ये खैबर पख्तूनख्वा में मकामी जो असातिज़ा हैं उनके ज़रिए ये हो रहा है, क्योंकि घराने वाले असातिज़ा से मानूस होते हैं और वो भी घरों को जानते हैं। दूसरा ये कि ये डिजिटल तरीक़े कार को बरूए कार ला के ये सर्वे हो रहा है और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं इस्लामाबाद में हमारे सर्वे कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, जिसके ज़रिए आप हजरात ये भी देख सकेंगे कि हम किस तरह से जो डेटा उठाते हैं तमाम मुल्क के हर दरवाज़े के सामने से, उसको किस तरह से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको किस तरह से हिफाजत से उसको आर्काइव करते हैं और फिर डेटा क्लीनिंग यानी कि उसमें क्वालिटी के जो पैराए हैं वो किस तरह अमल में लाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं कंट्रोल रूम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब हजरात को से ये शेयर करना चाहूँगी। तो दूसरी तो खसूसियत इसकी ये है और तीसरी जो इसकी बहुत अहम खसूसियत इस सर्वे की ये है कि ये किसी किस्म के लिसानी, कौमी, मजहबी किसी किस्म के तासुब से बालातर है। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा घराना हकदार है और बहुत ही एक शफाफ और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक एक जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना रूल बेस्ड प्रोसेस से इस बात का तयन होता है कि कौन से घराने ख़ास स्कोर से कम हैं और उनको किसको इमदाद देनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त ये सर्वे मुल्क के हर कोने में जारी है, तो ये सर्वे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुआवनत के बग़ैर हम बिल्कुल ये काम नहीं हो सकता। तो मैं ख़ास तौर पे आज क्योंकि हम मर्दान आए हैं तो डीसी साहब का, वज़ीर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी पूरी मुआवनत की है इस सिलसिले में। पुलिस डिपार्टमेंट का डीपीओ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे अमले को की भी बहुत मुआवनत की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके जो असातिज़ा हैं वो अपना कीमती वक्त निकाल के और घर घर हमारे टैबलेट्स लेके जाते हैं ताकि एक अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में जो मालूमात हैं वो हर घर से हासिल की जाएं। आप सबके तवस्सुत से मैं ये एक पैगाम आवाम को पहुंचाना चाहूँगी कि इस सर्वे में कोई हुकूमत कोई मुआवजा नहीं ले रही, कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी इस बड़े स्केल पे काम होता है तो कहीं बदउनवान अनासिर भी बड़े मुनज़्ज़म हो जाते हैं, वो भी फॉर्म बांटते हैं। तो एक तो ये कि हम कोई फॉर्म नहीं बांट रहे,
اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے فارم لے کے اور 100 روپے مانگے، 500 روپے مانگے اور کہے کہ ہم آپ کو احساس پروگرام میں شامل کریں گے، تو آپ قطعی طور پہ ایسے لوگوں سے بات نہ کریں۔ جو حکومت کی طرف سے جو احساس پروگرام کے لوگ آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے، ان کے پاس ٹیبلٹس ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹلی انفارمیشن آپ سے لیں گے اور اس میں کوئی پیسے آپ سے نہیں لے گا۔ تو آپ حضرات کی توسط سے یہ بات بھی میں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ آپ کا آج یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا کوئی سوال ہو تو۔ اچھا میڈم، یہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام جو پہلے سے چل رہا تھا، اس کے درمیان میں بھی اس طرح کچھ سروے ہوئے اور یہ دعوے کیے گئے کہ اس میں غلط اندراج ہے اور اس کا وہ درست کیا جائے گا، تو کیا اب یہ جو سروے ہو رہا ہے تو اس میں کون سی غلطیاں تھی جو اب اس سروے کے ذریعے وہ ٹھیک کیا جا سکے گا کہ نہیں، وہ یہ بھی برائے نام سروے ہوگی اور پھر بعد میں وہی سے وہ سسٹم چلے گا؟ یہ جو سروے، جس سروے کا غالباً آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ 10 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ ایک پیپر بیس سروے تھا۔ جب آپ کاغذ سے سروے کرتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ آپ کو تو یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ اگر کاغذ کا سروے تو گھر میں بیٹھ کے ہو رہا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ہو رہا ہے۔ تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ لوگ گاؤں میں جاتے تھے، ایک کسی جو بھی نوٹیبل شخصیت ہوتی تھی اس کے پاس بیٹھ کے اور سروے بھر دیے جاتے تھے۔ پھر اس میں ڈیٹا انالیٹکس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو ہمارا جو ابھی سروے ہو رہا ہے احساس کے دائرہ کار کے نیچے، وہ بالکل انگریزی میں کہتے ہیں نا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ہے۔ ڈیٹا گھر سے اٹھائیں گے، ٹیبلٹ میں ڈالیں گے، وہ اسی وقت انکرپٹ ہو جائے گا، مطلب سیف ہو جائے گا، اور وہ ایک سیف سرور پہ ریلے ہو جائے گا۔ اس ڈیٹے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا۔ پھر جب ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر ہم اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں۔ وقار شیرازی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سروے کے ماہر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جب ہم اپنے سروے روم میں بریفنگ کریں گے کہ کس کس طرح ڈیٹا کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، کہ جی 2 شناختی کارڈ تو نہیں آ گئے۔ اگر کوئی ماں بتا رہی ہے کہ میرا یہ بچہ ہے تو کیا وہ ایج وائز مطابقت رکھتا ہے؟ یا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈیجیٹلی کہ جب ڈیٹا آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں کون سے محلے کور ہو گئے اور کون سے محلے کور نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ تمام فلٹریشن، اور میں تو 1-2 ہی آپ کو بتائیں، بہت سے فلٹر سے جب یہ گزر کے اگر کوئی سروے کا فارم پاس نہیں ہوتا تو ہم اس کو دوبارہ انیومریٹر کو بھیجتے ہیں، یعنی کہ جو سروے کر رہا ہے اس کو وہ فارم ایپ کے تھرو دوبارہ جاتا ہے کہ جی آپ اس کی تصحیح کر کے دوبارہ بھیجیں۔ تو یہ تمام جو پروسیس جب ختم ہو جاتا ہے اور جب ہم فیصلہ سازی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ پھر ایک دوسرے صفائی کا پروسیس ہوتا ہے کہ کیا کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہے، کیا سرکاری ملازم کی بیگم تو نہیں ہے، کیا کسی کے گھر میں نام پہ گاڑی تو نہیں ہے، کیا انہوں نے کئی بار انٹرنیشنل ٹریول تو نہیں کیا ہوا، کیا ان کی فیڈرل بیورو آف ریونیو میں کیا وہ ٹیکس پیئر تو لسٹڈ نہیں ہیں، کیا وہ بہت دفعہ نادرا سینٹر میں بڑی بڑی فیسیں دے کے فاسٹ ٹریک تو اپنے کاغذات نہیں کراتے، فون کے کیا ان کے بلز بہت زیادہ تو نہیں ہیں۔ تو پھر یہ دوسرے طرح کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ حتی الوسع ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو حقدار ہے اسی کے ہاتھ میں میڈم آپ نے میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کے لیے بڑے آسان ہے، چونکہ آپ نادرا کے ساتھ انٹرلنک ہو تو آپ کو فیملی ٹری خود بخود آپ کو نظر آئے گی، بھیا اس مرد یا اس عورت کا کتنے اس کے پیچھے بچے ہیں یا تو فیملی میں آپ کو آسانی مل جائے گی۔ تو اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ڈیٹا بیس بنا لیں ٹرانسپیرنٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ احساس پروگرام کے جو میجر ڈونر ہے گورنمنٹ پاکستان ہے یا اور بھی جو فارن ڈونر ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی، احساس پروگرام کے جو میجر ڈونر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ ہمیں جو پیسے آتے ہیں وہ منسٹری آف فائنانس سے آتے ہیں۔ احساس کے پاس کوئی قسم کی فورن فنڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حکومت پاکستان نے کوئی لون لینا ہوتا ہے تو وہ منسٹری آف فائنانس کرتی ہے۔
हमें 100% जो बजट होता है वो हुकूमत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के थ्रू देती है, नंबर 1। दूसरा, जो आपने फैमिली ट्री का जिक्र किया, हमारा क्योंकि हम हुकूमती इदारे हैं, एहसास भी और नादरा भी, तो हमारा उनके थ्रू हम फैमिली ट्री तो ले लेते हैं, मगर हमारे सर्वे में बहुत सी ऐसी और चीज़ें होती हैं जो नादरा के सिस्टम में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इनकम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी के घर में एसेट्स क्या हैं, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एक लंबी फहरिस्त है, 47 पैराए हैं, 47 क्वेश्चंस हैं। हम ये देखते हैं कि क्या उस घराने में कोई माजूर फ़र्द तो नहीं है, क्या किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, डिपेंडेंसी कितनी है। डिपेंडेंसी मतलब है कि एक कमाने वाले के आगे कितने खाने वाले हैं, घर में कमरे कितने हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे ये फ़ैसला होता है कि हकदार कौन ज़्यादा है। अब आप ये कहेंगे ना, अगर एक मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं और आप कहें 5 लोग हकदार हैं, मगर हमारा ये काम होता है कि ज़्यादा हकदार कौन है। तो खाली नादरा का डेटा बेस जो है वो इस किस्म की फ़ैसला साजी के लिए मुकम्मल नहीं है, इसीलिए एहसास के सिस्टम में ये एक पूरा सर्वे हो रहा है। ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कि जी 2017 में सेंसस हुआ था, उसकी बुनियाद पे फ़ैसला क्यों नहीं हो जाता। तो ये तमाम जो सर्वे होते हैं, डेटा बेसिस होते हैं, ये डिफरेंट मकासद के लिए होते हैं, और एहसास में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हर डेटा बेस से अपने काम की चीज़ लेके वो जांच पड़ताल करें जो हमें सही हकदार के तयन में मदद मिले। आपने देखा होगा एहसास इमरजेंसी कैश में जो 8171 की स्कीम चली थी, उसमें हम लोगों के CNICs टेक्स्ट करवाते थे, फिर उनको तकरीबन कोई 10 डेटा बेसिस से गुजारते थे। कोई FBR से हम लेते थे, कोई पंजाब से ज़मीनों का डेटा बेस था, कोई नादरा के सिस्टम से डेटा बेसिस थे, कोई गाड़ी की ओनरशिप के डेटा बेस थे। तो इन तमाम डेटा और अदाद शुमार की जो जांच पड़ताल है, वो एहसास ने पहली दफ़ा ये निज़ाम पाकिस्तान में खड़ा किया। ये जो लोग गरीब लोग हैं, बाहर ममालिक में मजदूरी के लिए जाते हैं, उसके नाम पर पासपोर्ट बना हुआ होता है, वो लोग के जहनों में ये शक व शुबात होते हैं कि हमें इस एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसकी वजाहत भी ज़रा कीजिए। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जब कोरोना की वबा से पहले जब हमने एहसास का निज़ाम बनाया था, तो उसमें काबीना ने ये फ़ैसला किया था कि जो भाई बाहर जाते हैं उनकी तो माशी हालात उन लोगों से बेहतर है ना, जो यहाँ जो मज़दूरी के लिए नहीं जा सकते। तो काबीना ने ये फ़ैसला किया था कि वो एहसास प्रोग्राम के हकदार नहीं होंगे, वो ख़ानदान, क्योंकि एहसास प्रोग्राम तो बिल्कुल ही उन लोगों के लिए है ना जिनका कोई ना हो, बेवा है, यतीम है, मज़दूर है, माजूर है, ऐसा मज़दूर है जिसकी कोई बाहर जाने की कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। तो कोरोना से पहले ये फ़ैसला हुआ था कि वो लोग शामिल नहीं होंगे। कोरोना के बाद बहुत से हमारे भाई दीगर ममालिक से, गल्फ़ स्टेट से अब वापस आ रहे हैं, और बहुत से जो ऐसे भाई हैं जिनकी अब कोई ज़रिया माश नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो इस मामले में फ़ैसला साजी अभी कर रही है कि उनको उनमें से ऐसे हकदार जो लोग हैं जिनको हुकूमत की जो वेलफेयर की जो ज़रूरत है उसकी क्या हिकमत अमली बनाई जाए। तो आप पूरी कौम को भिखारी बना रही है, आप पनाहगाह की शक्ल में, संगरखानों की शक्ल में, और ये इस किस्म की शक्ल में। तो आप ये बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम में ज़कात की कितनी फंडिंग शामिल है, कितनी अमाउंट जो है वो ज़कात की शामिल है। दूसरा, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, वहाँ पर लोग मनमानियाँ कर रहे हैं, जो स्टाफ है वहाँ के, और वो मुस्तहिक तलबा को नहीं मिल रहा। तो इस हवाले से आप बता दीजिएगा, और ये कौम को भिखारी बनाने का जो अमल है ये कब तक जारी रहेगा और कब तक ये समझ जाएगा? सबसे पहले तो आपने जो बात की कि कौम को भिखारी बनाने का, मेरा भाई
बहुत माजरत से और रिस्पेक्टफुली उससे मैं डिसएग्री करूँगी। देखिए, किसी भी माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हक होता है हुकूमत पे कि हुकूमत उनकी माली मावनत करे। कोई बेवा है, यतीम है, माजूर है, कोई ऐसा मजदूर है जिसकी छत से गिर के टांग टूट गई है, जो ऐसी बूढ़ी खातून है जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, क्या हुकूमत उनकी मदद ना करे? नंबर 1 तो पहले तो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, इसीलिए डेटा जांच पड़ताल शफाफियत की बार बार बात होती है कि ऐसे लोगों तक हमारे वजीफ़े पहुँचे, ना कि ऐसे लोगों की जो 10 दफ़ा मुल्क से बाहर गए हों, जिनके नाम पे गाड़ी भी हो, जिनकी ज़मीन भी हो, जिसका खामन सरकारी मुलाजिम हो, ग्रेड 17 का, ग्रेड 16 का। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ऐसे मजबूर लोगों के हाथ में हमारी जो है ना, जो कैश ग्रांट है, पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम में सिर्फ ये कफ़ालत शामिल नहीं है जिसमें पैसे देते हैं। अभी मैं विमेन यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, ऐसी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल गई है कि जो अपने पैरों पे खड़ी होंगी और अपने पूरे ख़ानदान को गुर्बत की सतह से ऊपर ले आएंगी। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, आप कभी हमारे टेस्टिमोनियल्स देख करें, मज़दूर लड़के हैं जो मज़दूरी करके अपनी फ़ीसें देते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रही है, उनकी ट्यूशन मिल रही है, उनको 4000 रुपये माहाना मिल रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइमरी स्कूल के वजीफ़े हैं, नशोनुमा प्रोग्राम है, बिलासूद कर्ज़े का प्रोग्राम है, एहसास आमदन प्रोग्राम है। एहसास के दायरे कार में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वज़ाइफ देते हैं, सामान देते हैं, माल मवेशी देते हैं, दुकान का सामान देते हैं और बहुत और कई चीज़ें देते हैं। ये नंबर 2। नंबर 3, आप ये मत भूलिए कि हुकूमत पाकिस्तान के दायरा कार में मईशत का पहिया चलाने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने की और कई इक़दामात लिए जा रहे हैं। और आप ख़ुद देखते हैं कि वज़ीर आज़म हर थर्सडे को हाउसिंग की मीटिंग चेयर करते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। हर थर्सडे को हाउसिंग की मीटिंग चेयर होती है, क्योंकि हाउसिंग से बहुत सारी सनतें मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं रोज़गार के मौक़े मुंसलिक हैं। और नंबर 4, क्योंकि आपने पनाह गाह का ख़ास नाम लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पनाह गाह की और लंगर की जो वैल्यू है, उस मज़दूर से पूछें जो दुकान के बरामदे में 10 रुपए दे के सर्दी की रात में, इस्लामाबाद की सर्दी की रात में सोता था। अगर उस मज़दूर को इज़्ज़त का बिस्तरा, खाना और गरम नाश्ता मिल जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या आप इसको भिखारी बनाना कहेंगे? तो मेरे भाई, आप सबसे पहले तो चीज़ों को ऑन ग्राउंड देखें कि लोगों की मजबूरियां, और हर किसी को एक फ़र्क किस्म की चीज़ चाहिए। जो मज़दूर है, जो मोमन डिस्ट्रिक्ट से, जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट से, जो लिया से इस्लामाबाद आता है, लाहौर आता है, कराची में आता है मज़दूरी के लिए, उसके लिए तो ये बिस्तर और फ्री खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि उसने तो अगर ये ना हो तो 100 रुपए का खाना लेना होगा, और अगर उसके पास नहीं होंगे तो वो भूखा सर्दी की रात में सो जाएगा। तो प्रोग्राम के हवाले से आपने बाइक की जिक्र की और टीवी की, तो जी, बाइक और टीवी की जिक्र किया आपने, तो बाइक और टीवी तो ज़रूरत है। 2000 से अभी रेट है, और बाइक जो है ना वो वन डे बेशर गरीब जो है ना किस्तों पर लेते हैं, 2000 रुपये महीना लेते हैं। अगर इस पर गौर किया जाए। दूसरी बात ये कि जो पिछली सर्वे हुई थी उसमें जो मालिकिन मकान था वो ले रहे हैं, और जो किराए के घर में रहते हैं उसी घर में उसको छोड़ दिया गया है। तो इस पर भी कुछ साबिका जो सर्वे है उसमें कुछ हो सकता है कि नहीं? देखिए जी, ये क्वेश्चन भी ले ले, यहाँ पे जो पनाहगाह है, तो आपके कफ़ालत का प्रोग्राम है, तो उसी तरह से वो चल नहीं रहे जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से आप दिखा रहे, तो वो नहीं हो रहे। साथ साथ ये भी बताइए, जो स्कॉलरशिप है तो उसमें भी वो अकरबा परवरी दिखाई दे रही है, और जो आपने यहाँ पे आई है तो उसके लिए हम आपको शामिल दे दीजिए। मैडम, आसान फार्मूला है, 7 प्रोग्राम सर्वे आप लोग कर रहे हैं, इसके बजाय अगर वज़ीर आज़म साहब को ये मैसेज आप भिजवाएं
कि बिजली के बिल्स कम कर ले, गैस के बिल्स कम कर ले, टैक्सेस कम कर ले, और जो काश्तकारों पे टैक्स है वो कम कर ले, और ये जो मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाए, तो मेरे ख्याल में सर्वे की ज़रूरत ही नहीं। जी, आपका मैसेज, मैं आपकी बात बिल्कुल बजा है, उस पे बहुत काम हर तरह से हो रहा है, मगर हर माशरे में एहसास प्रोग्राम की तरह के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। मज़दूरों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, माजूरों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, और उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम तशील हर माशरे में दिए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी उसकी ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मईशत का पहिया चलेगा और तेज़ी से चलेगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे इंशाअल्लाह, हर तरह की इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की ज़रूरत हर खुशहाल माशरे में भी होती है। आपके कुछ सवालों के मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले तो आपने स्कॉलरशिप में अकरबा परवरी का ज़िक्र किया। हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई। देखिए, हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि जी कटौती हो गई, 12,000 मिल रहे थे, 200 रुपये काट लिए, इसकी कंप्लेन आती है। हमें कंप्लेन आती है कि जी लाइन लंबी है पेमेंट की। हमें कंप्लेन आती है कि बायोमेट्रिक फेलियर हो गया है, उसका कुछ करें, या हकदार घराने में जो हकदार फ़र्द है उसकी डेथ हो गई है। इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, और हम कंप्लेंट्स सुनने के लिए सारे वक्त कान और दिल खुले रखते हैं, सिस्टम्स भी बनाए हुए हैं, और उस पर अमल दरामद भी होता है। और आप देखते हैं कि मेरी सारी जो वीडियोस होती हैं, जो मैं रोज़ अपने सोशल मीडिया पे डालती हूँ, वो ये ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं होती कि जी हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया। मैं कंप्लेन रेजोल्यूशन की चीज़ें भेजती हूँ, इंस्ट्रक्शनल चीज़ें भेजती हूँ कि जी आज हमने ये नया प्रोग्राम किया है, इस तरह इससे फ़ायदा करें, या आज ये प्रॉब्लम आ गई है, इसके बारे में ये कर रहे हैं। बात मेरे भाई मैं ये कर रही हूँ कि स्कॉलरशिप में अकरबा परवरी की आज तक मुझे कंप्लेन नहीं आई। एहसास स्कॉलरशिप की उसका एक निज़ाम है, HEC उसको एग्जीक्यूट करता है, एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। अभी मैं विमेन यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। विमेन यूनिवर्सिटी में 124 बच्चियाँ जिनको मर्दान विमेन यूनिवर्सिटी में जिनको स्कॉलरशिप मिली, एक से एक दिल हिला देने वाली स्टोरी। तो माजरत के साथ ये अगर कोई कंप्लेन आएगी तो उसको ज़रूर हम देखेंगे। मैं आ रही हूँ मेरे भाई। तो ये जो अब सर्वे मुकम्मल होगी तो क्या मुस्तकील की नई फहरिस्तें मरतब होंगी, या जो पहले से लोग इमदाद दे रहे हैं उनमें जो चांसेस? दूसरी बात ये जी, ये लोग सर्वे से डरते हैं जी, क्योंकि जो डेटा आप लोग मांग रहे हैं वो लोग नहीं दे सकते। वो लोग डरते हैं कि कहीं मजीद टैक्सेस ना बढ़ाया जाए। साथ साथ मैडम ये भी बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा? आवाम को रिलीफ मिल जाएगा या वैसे ही? मेरे भाई मेरे पास 8 सवाल हैं, मैं उनका पहले जवाब दे दूं, फिर आप और करें। हैं, सबसे पहले तो आपने कहा कि सर्वे का आउटकम क्या होगा। सर्वे में क्या वो पुराने लोगों, सर्वे में नई लिस्टें कंपाइल होंगी। सर्वे का जब डेटा आएगा तो नई लिस्टें कंपाइल होंगी। अगर उसमें पुराने लोग कोई हकदार वैसे ही हैं जैसे तो वो शामिल रहेंगे, और अगर नहीं होंगे तो वो लिस्ट से निकल जाएंगे। हमारा प्रोसेस बहुत रिगरस है, बहुत किस्म के डेटा फिल्टर्स लगते हैं। मगर आपका जवाब सवाल ये था कि क्या नए लोग आएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल नए लोग आएंगे। दूसरा, आपने नंबर्स का पूछा। पहले हुकूमत पाकिस्तान 40 मिलियन लोगों को, यानी कि 40 लाख लोगों को वजीफ़ा देती थी। अब हुकूमत 70 लाख लोगों को वजीफ़ा देगी, और उम्मीद है कि इसमें भी कुछ इजाफा होगा। आपने मेरे भाई फरमाया कि लोग डेटा नहीं देते, तो लोगों को हम ये तसल्ली देना चाहते हैं कि ये जो डेटा आप एहसास के दायरा कार के नीचे कौमी और समाजी माशी सर्वे में दे रहे हैं, उसका टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक समाजी और माशी सर्वे है, और इसका डेटा बिल्कुल महफूज रहेगा। और इसमें और अगर कोई नहीं देना चाहता तो एक रिफ्यूज़ल का ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आ जाएंगे और इंसिस्ट करेंगे कि डेटा दो। अगर आप रिफ्यूज़ करना चाहें तो आपके घर के अगेंस्ट होगा कि जी ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और आपको उसकी कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। मगर फिर ये भी होगा कि आप एहसास की बेनिफिट से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। आपने
بھائی نے کہا کہ مردان میں پناہ گاہ ٹھیک نہیں چل رہی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے وزیر اعظم نے خاص ہدایت دی تھی کہ اسلام آباد کی جو 5 پناہ گاہیں ہیں ان کا جو بھاگ دوڑ کا نظام ہے وہ احساس کے حوالے کیا تھا. مردان میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی